हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और कल फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इसी के आधार पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। देखते हैं कहाँ तक डिस्कशन हो पाता है। तो चलिए बिना समय गवाए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल कहता है, और ये सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि हर साल यहीं से सवाल आ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना ही समय गवाए। तो पहला सवाल कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन या फिजिकल और केमिकल चेंज इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड जो स्टेटमेंट है वो किस पे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इसका एक्सेप्शन होता है कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, तो वो एक एक्सेप्शन होता है। बट जो यहाँ पे देखेंगे तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि मोलर मास ऑफ NH3, NH3 का मोलर मास पूछा है। तो मोलर मास क्या होता है। मोलर मास ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोलर मास ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है, ये तो सभी को याद किया होंगे। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का, तो 1 हो जाएगा, तो 3 × 1, तो 14 + 3 हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल में पूछा गया, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ फेरस, ठीक है। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा है, ठीक है। अगर हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्स है, कोई भी एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे जेड और यहाँ पे ये, तो ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, और ये एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। इतना डिटेल में डिस्कशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी सवाल आए तो आप फटाफट मार्क कर लें। हो सकता है तो आप लोग 2x पे मतलब स्पीड बढ़ा के देखें ताकि अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, मास 56 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 26 प्लस न्यूट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 0, 5 में 2 हो जाएगा 3, 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, नेक्स्ट सवाल कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस 1- ऑफ चार्ज -1 है, तो फेरस -1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। तो फेरस का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 26 होता है, ठीक है, और 26 के ऊपर एक चार्ज है मतलब 27 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 27 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। अब देखो यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, फेरस का एटॉमिक नंबर यहाँ से देख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो अभी के लिए 26 होता है, और माइनस का चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब +1, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएंगे 27 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें 27 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव ट्री क्या हो सकता है, देख लेते हैं किसमें 27 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं हो सकता, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं होगा, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे फेरस नहीं है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9, वो तो ऑब्जेक्टिव ट्री अगर फेरस होता तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10 मतलब ये तो होगा नहीं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये हो सकता है, 5, 6, 7, 8 ये नहीं होगा, 9 इलेक्ट्रॉन है।
तो देख लेते हैं एक बार इसको, ये सही है कि नहीं। SSPS, तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6, ये सही है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। हमने फेरस समझ लिया था तो उसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कहता है SPD नोटेशंस एंड नहीं, SPD notation the orbital with the quantum number n बराबर 4 l बराबर 2 will be। ये पूछ रहा है कि अगर मेन सेल n 4 है और l बराबर 2 है तो इसका मतलब अगर इसको और किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर l बराबर 0 होगा तो s को रिप्रेजेंट करता है, 1 होगा तो p को, 2 होगा तो d को, और मेन सेल तो 4 है तो यहाँ पे अगर 4 और 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सोडियम बिलोंग टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। पूछ रहा है कि सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो हम लोग जानते क्या है, सोडियम यहाँ पे होता है, सोडियम यहीं पे होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हीना नीना और करीना, तो यहीं पे है लीना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन ऊपर में सबसे पहले आएगा। इसका ट्रिक क्या है लीना करे रब से फरियाद, वही होता है ना। तो यहाँ पे सोडियम पहला ग्रुप में आता है, मतलब एस ब्लॉक में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो एक बार देख लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक क्या होता है। n-2 F1 to 14 n-1 D021 NH2। ठीक है, ये होता है बी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है द शेप ऑफ SF4 इज। ये सवाल मतलब हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, एक टफ कैटेगरी में आ जाएगा अगर पूछा भी गया तो। SF4 का शेप पूछा है, तो हम लोग इसके लिए हम लोगों को आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तो उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे SF4 में तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड। SF4 का बात करें, SF4 में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, मतलब इसका शेप कुछ इस प्रकार होगा, बनाते हैं। ठीक है, ये रहा सल्फर, तीन नहीं 5 है ना, तो 5 का ऐसा होगा, इसका शेप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 था तो ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, और फिर एक यहाँ पे फ्लोरीन होगा। बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर किधर आएगा, इधर आएगा लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, इसको इरेज कर देते हैं, इधर लोन पेयर आ जाएगा, तो इसका सेफ हो जाएगा बेंट टी, मतलब टी सेफ हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा और इधर एक फ्लोरीन रहेगा, तो ये किस तरह है, टी सेफ है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, टी सेफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो एक अच्छे सवाल की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल का आता है द नंबर ऑफ लोन पेयर इन H2O। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होता है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
1 2 3 4 5 6, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक इसमें हाइड्रोजन है, तो कितने लोन पेयर बचे, 1 और 2, 2 लोन पेयर बचे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ये सवाल उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। अब क्या करें, कॉन्सेप्ट ही वैसा है, समझ में तो वैसे ही आएगा जब पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं तो आप याद रख सकते हैं अभी के लिए, एग्जाम के लिए, जब एग्जाम पास है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो लिखा हुआ है v इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एन इज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवगाद्रो लॉ। ये बोल रहा है वॉल्यूम v, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल v लिख दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन मोल्स कांस्टेंट है, मतलब क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और तो यहाँ पे v अपॉन एन क्या होगा, आर टी अपॉन पी, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आर टी टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोल्स कांस्टेंट है, तो ये कौन सा लॉ होता है, अवगाद्रो लॉ है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 11th का सी हो जाएगा, इसे अवगाद्रो लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस ये क्वेश्चन मिट गया, डेसीमीटर ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इतना ऑफ एयर एट 1 बार। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अब कैसे सॉल्व करें, चलिए छोड़िए इसको, पेंडिंग में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन H2 बराबर 2H इज द एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा H इक्वल टू 435 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब एटम्स कंबाइन, मतलब एक मॉलिक्यूल एटम्स में टूट रहा है, तो इसे एटम, तो इसको एटोमाइजेशन से याद रख सकते हैं कि मॉलिक्यूल एटम्स में टूट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। 13 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो बोलता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अपॉन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नन ऑफ दी। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन में कितना ऊर्जा बाहर निकलेगा। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो हमें गर्मी, मतलब बाहर पे ऊर्जा आता है ना, गर्मी के रूप में, या तो बोल सकते हैं हीट के रूप में, तो वही बोल रहा है कि वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होने वाला है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें दोनों में से क्या होगा, तो इसका बात करें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होने वाला है। रिएक्टेंट ने कितना एनर्जी लिया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, दोनों का समेशन होता है, ठीक है। दोनों के एनर्जी को हम लोग जोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 14 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में हमें पूछा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा, देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब ये जो सामने लगे होते हैं, जो भी नंबर होते हैं उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आएगा एल्यूमिनियम, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका पावर 1, हाइड्रोजन टू द पावर 3/2। और हम लोग प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं एक बार मिलाने पे आ जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो इसका आंसर बी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ स्पीसीज HF इज, कंजुगेट बेस, ठीक है, हमें पूछा है कंजुगेट बेस HF का क्या होगा। तो कंजुगेट बेस का मतलब बेस क्या होता है, H प्लस को गेन करता है, H प्लस को गेन करता है ना, बेस किसे करते हैं हम लोग जानते हैं कि जो X प्लस को गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो कंजुगेट बेस मतलब H प्लस दे देगा, मतलब वो ऐसा कौन सा है जो कि ऐसे याद रख सकते हैं कंजुगेट बेस कि इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो H प्लस गेन करेगा। तो जो फ्लोरीन माइनस है वो H प्लस गेन करने का टेंडेंसी रखेगा, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो हो सकता है ये ऐसे अच्छे लेवल के सवाल ना आए, पर ये आपके रिवीजन के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H3O इज 10⁻⁻7, 10 to the concentration of hydrogen ion 10⁻⁻7, concentration of hydrogen ion less than 10⁻⁻7। तो पूछ न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो कितना होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, 7 होता है। और pH कैसे निकाला जाता है, माइनस ऑफ लॉग इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस या हाइड्रोनियम आयन दोनों ही सेम है, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। अब विथ बेस 10 = 7, तो यहाँ से माइनस इधर जाएगा, तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा 10⁻⁻7, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H4P2O7 इज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P2, यहाँ पे अगर इसका देखेंगे -40 +4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। इसका नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि जो नहीं पढ़ा होगा तो उनको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा। एक बार के लिए समझा देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -2 होगा। ऑक्सीजन पे देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या होगा -2 वैलेंसी होगा, और हाइड्रोजन का होगा +1, ठीक है। और फास्फोरस कितने हैं, 2 फास्फोरस हैं, तो देखते हैं एक बार के लिए ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं 1 × +1। वैसे ये 12th में अच्छे से पढ़ना है तो कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। वैसे भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि ये पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करने पे बी नंबर आ जाएगा +5, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, तो एक बार के लिए आप लोग ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया उसको एक बार आपने मॉडल सेट आप लोगों ने दिया होगा वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो हम लोग बना के पोस्ट कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट डे।